चलिए हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम आईटीसी का टॉपिक कर रहे थे, जहां पे हमने ऑलरेडी दो सेक्शंस कवर कर लिए हैं। वन इज सेक्शन 16 एंड अदर इन सेक्शन 17। सेक्शन 16 में हमने कंडीशंस पढ़ी थी। अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो सेक्शन 16 में जो बातें कही गई है, जो कंडीशंस रखी गई है, वो आपको सारी फुलफिल करनी पड़ेगी। एंड देन सेक्शन 17 में मेनली ये बात कही गई थी कि आपको कुछ चीजों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो सेक्शन 17(5) में एक लिस्ट दी गई है ब्लॉक्ड क्रेडिट की, कि ये वो आइटम्स है जिनका आईटीसी गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस देखने हैं जहां पे आपकी आईटीसी के बारे में एलिजिबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी, उस चीज के बारे में बताया गया है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले वो आपका सेक्शन 18 है सीजीएसटी एक्ट का। सेक्शन 16-17 हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सेक्शन आपका 18। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिनेरियो यहां पे बताया गया है, जब जब नई एंट्री होती है जीएसटी के अंदर। नई एंट्री का मतलब क्या है? अलग अलग केसेस में नई एंट्री हो सकती है। लाइक पहले कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड था और वो अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा है। बिजनेस वो पहले भी करता था, बिजनेस वो पहले से कर रहा है, बट अनरजिस्टर्ड से अब वो नया नया रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी में आएगा। दो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। मे बी रजिस्ट्रेशन आपने वॉलंटरीली लिया है, यानी कि आपने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन लिया है, आप लाइबल नहीं हुए थे। और दूसरा केस बन सकता है आप मैंडेटरी लाइबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो अभी तक आप बिजनेस कर रहे थे एज अ अनरजिस्टर्ड पर्सन और अब आप जीएसटी में नया रजिस्ट्रेशन लेने आए हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सोचिए, जब आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग था तो ऑलरेडी आपके पास स्टॉक पड़ा होगा आपकी शॉप में, आपकी दुकान पहले से थी, उसमें सामान में पहले से सामान स्टॉक पड़ा होगा। मे बी आपके पास कैपिटल गुड्स भी हो, कोई एसी है, कोई फर्नीचर है जो आपने पहले खरीदा था जब आप अनरजिस्टर्ड थे और अब आप नया रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो। अभी आपके पास ये स्टॉक है, तो गवर्नमेंट से आप पूछ रहे हो कि सर इन चीजों का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक केस ये हो सकता है, यू आर अनरजिस्टर्ड एंड नाउ यू आर टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी either voluntarily or you are liable to take registration under section 22 और 24। ठीक है, और क्या केस हो सकते हैं? आप रजिस्टर्ड थे, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड थे, बट आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी थी। अभी तक आप कंपोजिशन स्कीम में थे और अब आप रेगुलर टैक्सेशन में आना चाहते हो। हमें पता है कि जब आप कंपोजिशन में होते हो तो आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं होते, बट जब आप रेगुलर में आते हो तो अगेन आपको आईटीसी भी क्लेम करना होता है, आउटपुट टैक्स भी पूरा देना होता है। तो अगेन जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट कंपोजिशन स्कीम में है, हो सकता है उसके पास भी पहले के स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स हो। तो मुद्दा आया, सर इन्हें कैसे आईटीसी मिलेगा? एंड लास्ट केस ये भी हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड थे बट अभी तक आप जो प्रोडक्ट बेच रहे थे वो एग्जम्प्ट था। ऐसा पॉसिबल है कि मेरा प्रोडक्ट एग्जम्प्ट था, स्टिल मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया हो। आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने जब रजिस्ट्रेशन लिया, जो मैं प्रोडक्ट बेचता था वो एग्जम्प्ट था। जब एग्जम्प्ट प्रोडक्ट था तो मुझे आईटीसी कोई अवेलेबल नहीं हो पाया, बिकॉज मेरा आउटपुट 0 है, तो इनपुट भी गवर्नमेंट मुझे नहीं देगी। बट देन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करके इस एग्जम्प्ट प्रोडक्ट को टैक्सेबल बना दिया। अब ऐसे केसेस में जो मेरे पास पुराना गुड्स पड़ा होगा या कैपिटल गुड्स पड़ा होगा, उसका आईटीसी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें इन अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ना है। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 केस बन सकते हैं। आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होते हो तो या तो आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है या आप लाइबल हो गए थे। सिमिलर वे में आप रजिस्टर्ड थे, कंपोजिशन में रेगुलर स्कीम में जाना चाहते हो, थर्ड केस। एंड लास्टली आपका प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब से वो टैक्सेशन की कैटेगरी में आ गया, टैक्सेबल हो गया गुड्स, तो फिर आपके पास आईटीसी की एलिजिबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाएगी। तो ये चारों केसेस हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या यहाँ पे सेक्शन 18 के थ्रू बताया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लाइबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन के और आपने 30 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई भी कर दिया। याद कीजिए जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 25, तो जब आप लाइबल होते हो रजिस्ट्रेशन के लिए और आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो होती है जिस दिन आप लाइबल हुए थे। अगर आप 30 डेज में अप्लाई कर देते हो तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो होती है जिस दिन आप लाइबल हुए थे। तो लेट्स से मैं 4 अगस्त को लाइबल हो गया हूं रजिस्ट्रेशन के लिए। मे बी मैंने इंटरस्टेट अप्लाई कर दी,
गुड्स की, या हो सकता है मेरी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई, कोई भी रीजन हो, 4 अगस्त को मैं लाइबल हो गया हूं जीएसटी में रजिस्टर लेने के लिए, रजिस्टर होने के लिए। एंड मैंने 25 अगस्त को अप्लाई भी कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, 25 अगस्त को मैंने अप्लाई कर दिया। एंड फाइनली 10 सितंबर को मेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे को इश्यू हो गई है, यहां पे मुझे आरसी मिल गया है। ठीक है, तो इवेंचुअली इस केस में आप लाइबल हुए और आपने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया, तो ऐसे केसेस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी 4 अगस्त जिस दिन आप लाइबल हुए थे। ये हम सेक्शन 25 में पढ़ चुके हैं। बट अब हमारा लॉ सेक्शन 18 में क्या कहता है कि 4 अगस्त को आप लाइबल हो चुके थे, आपने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया, तो 4 अगस्त से पिछले दिन, द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे यू बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, माने कि 3 अगस्त, 3 अगस्त को आपके पास जो भी स्टॉक था, 3 अगस्त को आपके पास जो भी स्टॉक था, लेट्स से 2024 की बात कर रहे हैं, तो 3 अगस्त 2024 को आपके पास जो भी माल पड़ा था, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, चाहे वो आपका WIP हो, और चाहे वो आपका फिनिश गुड्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स कुछ भी हो, अगर आपने 3 अगस्त को ये होल्ड कर रखा है तो इनका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगर आप सप्लायर को पे करके आए थे, जब ये खरीद के लाए थे और आपने जीएसटी पे किया था, तो नाउ ऑन गेटिंग योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप इसे क्लेम कर सकते हो। बट एक कंडीशन याद रखना, ये जो आईटीसी मिलेगा एट मोस्ट 1 साल पुराने इनवॉइसेस का ही आप ले पाओगे, यानी कि 3 अगस्त से पहले के 1 साल, यानी कि मैं कहूं तो 4 अगस्त 2023 से 3 अगस्त 2024 के बीच में जो आपने परचेजेस की होंगे, जो इनवॉइसेस आए होंगे, सिर्फ आप उनका आईटीसी ले सकते हो। बट कंडीशन अगेन है, आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए इनका आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो जितना स्टॉक पड़ा है। दैट्स से मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा था, और जब मैंने खरीदा था मटेरियल तो मैंने 18,000 का जीएसटी भी भरा था। जब मैंने खरीदा था तो मैं अनरजिस्टर्ड था, हेंस मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर पाया। अब इसमें से आधा मटेरियल अगर आपका कंज्यूम हो गया है और अभी आधा मटेरियल अभी भी स्टॉक में है ऑन 3 अगस्त, तो गवर्नमेंट कहेगी आधा जीएसटी भी आप क्लेम कर सकते हो, आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब नया रजिस्ट्रेशन आप लेते हो, विद इन 30 डेज आपने अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन आप लाइबल हुए हो जस्ट उससे पिछले दिन जो भी स्टॉक था उसका आईटीसी आप ले सकते हो, लेकिन पिछले 1 साल का ही जो है इनवॉइसेस का ही आईटीसी मिलेगा। लेट्स से मेरे पास 4 साल पुराना स्टॉक पड़ा है, उसका मेरे पास बिल भी है, बट आई वॉन्ट गेट आईटीसी, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलता। जब आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर होते हो तो आपको सिर्फ स्टॉक का आईटीसी गवर्नमेंट देती है, कैपिटल गुड्स का आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे वो आपने रजिस्ट्रेशन से जस्ट 15 दिन पहले खरीदा हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन पॉइंट ये है कि आपको आईटीसी सिर्फ स्टॉक का मिलेगा। ठीक है, तो आईटीसी ऑफ इनपुट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो, कब का? एज ऑन डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ही बिकम लाइबल, जिस दिन वो लाइबल हुआ था उससे पिछला दिन, यानी कि 4 को अगर आप लाइबल हुए तो 3 को आपके पास जो पड़ा है उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड इनवॉइसेस विद इन 1 ईयर के होनी चाहिए। आई होप आपको पहला केस क्लियर हो गया है। दूसरा केस, आप लाइबल नहीं हुए थे, आप अपनी मर्जी से गए थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, या फिर मे बी शायद आप लाइबल हुए थे बट आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया। इन दोनों केस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? जब आप वॉलंटरी अप्लाई करते हो या विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लाइबल नहीं अप्लाई करते हो, तो जिस दिन आपकी आरसी आती है उसी डेट को इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाता है। लेट्स से ऊपर वाले केस में मैं 3 अगस्त को जो है अप्लाई करता हूं, मान लेते हैं, एक बार एग्जांपल थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। मान लो मैंने 3 अगस्त को अप्लाई किया जीएसटी नंबर के लिए और मुझे गवर्नमेंट ने 20 अगस्त को आरसी इशू करके दी है, 20 अगस्त को मुझे आरसी मिली है, तो ऐसे केसेस में इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी 20 अगस्त। मैंने 3 अगस्त को अप्लाई किया, वॉलंटरी अप्लाई किया, तो 20 अगस्त को अगर आरसी आई है तो 20 अगस्त वुड बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब गवर्नमेंट कहती है 20 अगस्त से पिछले दिन, यानी कि जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे में जो भी स्टॉक पड़ा था, अगेन सिर्फ स्टॉक की बात की जा रही है, आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड 1 साल से पुराने बिलों का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो सेम प्रोविजन है, बस डे का फर्क है। ऊपर जिस दिन आप लाइबल हुए थे उससे पिछला दिन है, और अगर आप वॉलंटरी अप्लाई करते हो तो जिस दिन आरसी आई है उससे पिछला दिन है। ठीक है, चलिए थर्ड केस एंड फोर्थ केस, इन दोनों केसेस में
आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। आप यहां पे लिख सकते हो, आप इन दोनों केसेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और ऊपर वाले दोनों केसेस में आप अनरजिस्टर्ड थे। सर अब क्या फर्क है, अब आप रजिस्टर्ड हो एंड रजिस्टर होने के बाद आप स्विच करते हो टू रेगुलर फ्रॉम कंपोजिशन। अभी तक आप कंपोजिशन स्कीम में थे, हेंस आईटीसी क्लेम नहीं किया था, बट अब आप कंपोजिशन स्कीम छोड़कर रेगुलर स्कीम में आ रहे हो, तो अगेन आपको आउटपुट पूरा भरना है, तो गवर्नमेंट कहेगी हम आपको आईटीसी भी दे देंगे। एंड सिमिलर वे में अभी तक आपका प्रोडक्ट एग्जम्प्ट था, अब टैक्सेबल हो गया है, तो अगेन आप आईटीसी ले सकते हो। एंड इस केस में आईटीसी किस चीज का मिलेगा, ये देखो, आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कैपिटल गुड्स पड़े हैं तो कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी आपको मिल जाएगा और आपको इनपुट का यानी आपके स्टॉक का भी आईटीसी मिल जाएगा, जो रॉ मटेरियल हो, चाहे डब्ल्यूआईपी हो, चाहे फिनिश गुड्स हो। किस दिन, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे ही बिकम लायबल टू पे टैक्सेस अंडर रेगुलर स्कीम। जिस दिन आप रेगुलर स्कीम में पे करने के लिए लायबल हुए हो, जस्ट उससे पिछले दिन के एंड में जो स्टॉक था। लेट्स से 15 सितंबर 2023 को मैंने एक इंटरस्टेट सप्लाई कर दी। जैसे ही मैंने इंटरस्टेट सप्लाई की, अब मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकता, तो 15 सितंबर 23 से पिछले दिन यानी 14 सितंबर को जो भी मेरे पास स्टॉक था या जो भी मेरे पास कैपिटल गुड्स था, मुझे उसका आईटीसी मिल जाएगा। सिमिलर वे में अगर आपका प्रोडक्ट पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था और फिर वो टैक्सेबल हो गया, लेट्स से सेम वही 15 सितंबर से गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है कि ये प्रोडक्ट अब टैक्सेबल है, तो 14 सितंबर को आपके पास जो भी इनपुट है या फिर आपके पास कैपिटल गुड्स हैं जो आप एग्जम्प्ट प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे थे, अब आप उनका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों केसेस में सिमिलर वे में आपकी जो है असर्टेनमेंट होती है और दोनों में कैपिटल गुड्स और इनपुट दोनों का आईटीसी मिलता है। अब ध्यान क्या रखना है, यहां भी आईटीसी बस 1 साल पुराने इनवॉइसेस का मिलेगा, इससे पुराने आईटीसी का आपको इनवॉइसेस का आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो ये वेरीफाई किए जाएंगे क्या सप्लायर ने ऐसा कुछ बेचा भी था या नहीं, क्योंकि देखो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं और आप रजिस्टर्ड थे तो सप्लायर ने आपके जीएसटी नंबर पे ही बिल बनाया होगा और इवन उसने रिपोर्ट भी किया होगा अपनी जीएसटीआर 1 में B2B के ट्रांजेक्शंस में, तो हेंस वो इजीली वेरीफाइबल ट्रांजेक्शन है। तो गवर्नमेंट ने कहा यहां हम वेरीफाई भी करेंगे कि क्या सप्लायर ने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन शो भी किया है या नहीं, बिकॉज आप रजिस्टर्ड हो, पहले भी रजिस्टर्ड थे, तो सप्लायर ने जब आपको माल बेचा होगा तो ऑब्वियस है कि उसने B2B में आपके ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड भी किया होगा, तो हेंस यहाँ पे गवर्नमेंट चेक कर सकती है इजीली, तो गवर्नमेंट ने कहा हम वेरीफाई भी करेंगे। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कैपिटल गुड्स के केस में आपको करना क्या है, 5% आईटीसी रिवर्स करना होता है फॉर ईच क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। लेट्स से मैंने आज से 10 महीने पहले एक एसी परचेज की थी, 10 महीने पहले मैंने एक एसी परचेज की थी, वो एसी थी लेट्स से 30,000 रुपीज की और उसके ऊपर मैंने 18% यानी कि 5400 का जीएसटी भी पे किया था। अब ये विद इन 1 ईयर का ट्रांजेक्शन है जिसका मैं आईटीसी क्लेम करना चाहूंगा, बट गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुमने एसी कुछ यूज भी तो कर लिया, जैसे डेप्रिसिएशन लगता है एसेट पे, ऐसे ही आईटीसी पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। वो कितना लगाना है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। इसका मतलब यहां पे 10 महीने हो गए हैं, तो इवन आपके चौथे क्वार्टर का 1 महीना, मैं कहता हूं 1 महीना भी नहीं, अगर 1 दिन भी हो गया होता तो गवर्नमेंट पूरे 4 क्वार्टर का डेप्रिसिएशन लगा देती। सिंगल डे भी अगर हो गया तो पूरे 4 क्वार्टर का आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा, मतलब आपका आईटीसी 5% पर क्वार्टर के हिसाब से रिड्यूस होगा। तो इस केस में 10 महीने यानी कि 4 क्वार्टर का रिडक्शन, इसका मतलब हर क्वार्टर का 5, तो 20% रिडक्शन हो जाएगा। मतलब आप जो 5400 का आईटीसी क्लेम करना चाहते हो उसमें से 20% गवर्नमेंट कट कर देगी, यानी 1080 का कहेगी कि ये तो आपने कुछ समय से यूज भी कर ली है, तो आपकी वैल्यू फॉल कर गई। हेंस आपको नेट में जो मिलेगा वो 4320 रुपए का ही क्लेम आपका एक्सेप्ट होगा, इतना ही आप क्लेम कर सकते हो अब आईटीसी। तो कैपिटल गुड्स के केस में आपको विद टाइम सर्टेन अमाउंट जो है वो रिवर्स करना होता है, 5 साल की लाइफ मानते हुए पर क्वार्टर 5% और पार्ट देयर ऑफ। तो इतना आईटीसी छोड़ना पड़ेगा, बाकी आप क्लेम कर सकते हो और ये कंडीशन दोनों ही केस में है। ठीक है, तो ये 4 सिनेरियो है जब आप नए नए टैक्स पेइंग स्टेटस में आते हो। मे बी आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड हो रहे हो, या आप रजिस्टर्ड थे बट आप या तो आपका प्रोडक्ट एग्जम्प्ट हुआ करता था या आप कंपोजिशन स्कीम में थे जिस वजह से टैक्सेशन की बात नहीं आती थी। ठीक है, इन चारों केसेस में याद रखना
अगर आप अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर हो रहे हो तो ओनली स्टॉक, बट आप रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड की दूसरी क्लास में जा रहे हो तो कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है। पहला, आपको जब भी आईटीसी क्लेम करना है तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू अवेल आईटीसी, आप जिस दिन भी एलिजिबल होते हो या आप नया रजिस्ट्रेशन लेते हो तो विद इन 30 डेज आपको एक फॉर्म, एक डिक्लेरेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म में ऑनलाइन फिल करना होता है जिसके थ्रू आप अपना ये पुराना आईटीसी क्लेम कर सको। याद रखना यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर में एक्शन लेना जरूरी है, अगर आप मिस कर गए तो आपका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर क्लेम 2 लाख से ज्यादा है, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी का आप क्लेम लेना चाहते हो, अगर वो सब मिला के 2 लाख से ज्यादा है, देन यू हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आपको सीए या सीएम में से एक सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा और वो भी साथ में अपलोड करना पड़ेगा इफ योर आईटीसी टोटल क्लेम एक्सीड्स 2 लाख। याद रखना, ये किसी पर्टिकुलर सी या एस की बात नहीं कर रहा है, ये सभी टाइप के टैक्सेस को मिला के कह रहा है कि 2 लाख से ज्यादा हुआ तो सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, जो बेसिकली चेक करेगा कि हाँ ये ट्रांजेक्शंस, ये इनवॉइसेस इसके पास है जिनका वो आईटीसी क्लेम करना चाहता है। तो ये आपको पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर कोई नया नया टैक्स पेइंग स्टेटस में आता है तो फिर उस केस में आपको जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट करना होता है। अब ये थी बात एंट्री की। अब नेक्स्ट प्रोविजन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जिट का। सर उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे नया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेता है ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रजिस्टर्ड व्यक्ति अपना जीएसटी कैंसिल करवा ले, ऐसा भी तो हो सकता है कोई रेगुलर से कंपोजिशन में चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट अब तक टैक्सेबल हुआ करता था और अब वो एग्जम्प्ट हो जाए। देखिए, जैसे आने के टाइम पर गवर्नमेंट आपको आईटीसी देता है तो वैसे ही जाते टाइम आपको गवर्नमेंट देगा आईटीसी वापस देके जाओ। जितना आईटीसी गवर्नमेंट आपको देता है उतना ही वापस मांग लेता है एट द एंड। ठीक है, अब वो आईटीसी के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला केस, आपने रेगुलर स्कीम एग्जिट करी है, यानी आप कंपोजिशन में गए हो, या आपकी टैक्सेबल सप्लाई अब एग्जम्प्ट हो गई, या फिर आपका जीएसटी कैंसिल हो गया हो। तीनों केस में जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, आप जिस दिन भी कैंसिलेशन करवा रहे हो, छोड़कर जा रहे हो, उससे पिछले दिन आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा है, आपको चाहे वो स्टॉक रॉ मटेरियल का हो, चाहे डब्ल्यूआईपी का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, उनका आईटीसी रिवर्स करना होता है। आपको अपने इनवॉइसेस चेक करने पड़ेंगे, उन इनवॉइसेस में आपको देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल पे आप कितने रुपए का लाए थे, वो अभी आपके पास स्टॉक में पड़ा है, उस पे कितना आईटीसी आपने क्लेम किया था। सिमिलर वे में डब्ल्यूआईपी में कितना आईटीसी इन्वॉल्व है और फिनिश गुड्स में कितना है, उतना ही अमाउंट आपको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता कि कितने का आया था तो आज आपको मार्केट भाव देखना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू देखनी पड़ेगी उस स्टॉक की, उस डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स की, और उसके हिसाब से जो एप्लीकेबल जीएसटी का रेट है अपना जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। लेट्स से मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है और मुझे पता है कि 2 लाख का रॉ मटेरियल था मैं जब लाया था, एंड मैंने इसके ऊपर 5% जीएसटी क्लेम किया था, तो गवर्नमेंट कहेगी 2 लाख का आप जो है स्टॉक लाए थे, 5% जीएसटी रिवर्स कर दो, 10,000 रुपए। बट आप कहते हो मुझे नहीं पता मार्केट कितने का लाए, कितना का लाए थे ये नहीं पता, बट आज ये है कि मार्केट वैल्यू इसकी 2.5 लाख है, तो फिर आपको 2.5 लाख का 5% जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए साथ ही में आपको इवन कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी जो है वो रिवर्स करना होगा। बट जैसे आप नई एंट्री ले रहे थे तो गवर्नमेंट ने कहा भाई कुछ दिन यूज कर चुका तो प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा, ऐसे ही वापसी के टाइम भी गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, प्रोपोर्शनेटली कम दे देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई एसी लाया था, सेम एग्जाम्पल, मैं कोई एसी लाया था लेट से 50,000 रुपए की, और 18% जीएसटी माने की, मान लो 9,000 रुपए मैंने जीएसटी वहां पे पे किया था। तो जब मैंने एसी परचेज किया, आई हैव क्लेम्ड आईटीसी, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया होगा। ठीक है, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया कि ठीक है मैं एलिजिबल हूं। बट आज जब मैं बिजनेस बंद करके जा रहा हूं, या रेगुलर स्कीम छोड़ के जा रहा हूं, या मैं कंपोजिशन स्कीम में जा रहा हूं, या एग्जम्प्ट हो गया प्रोडक्ट, तो देखिए गवर्नमेंट ने जब आपको आईटीसी दिया तो गवर्नमेंट के मन में एक ही बात थी, भाई ये आउटपुट लाके देगा लंबे टाइम तक। और कैपिटल एसेट के रिलेशन में गवर्नमेंट 5 साल की लाइफ मान के चलती है कैपिटल एसेट की, कि मतलब आज आप आईटीसी क्लेम करोगे तो इस आईटीसी का तो यूज आप कर लोगे, लेकिन इस एसेट का यूज करके 5 सालों तक आप टैक्स हमें बनाकर दोगे। बट अब 2 साल 3 साल बाद ही मैं या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा हूं,
या फिर मैं जो है रेगुलर से कंपोजिशन में जा रहा हूं, या फिर मैं एग्जम्प्ट सप्लाई हो गई है मेरी, तो इन तीनों केसेस में आगे से गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं दूंगा अंडर रेगुलर स्कीम। तो गवर्नमेंट कहती है आपको ये आईटीसी जो आपने कैपिटल गुड्स पे क्लेम किया था ये रिवर्स करना होगा। मैंने कहा कितना? गवर्नमेंट ने कहा पहले ये देखो कितने महीने तुमने इस एसेट को यूज कर लिया है फ्रॉम इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट से ये देखो आपने कितने महीने यूज कर लिया है। लेट्स से मैंने इस एसेट को 40 मंथ यूज कर लिया है, मतलब 40 महीने पहले मैं इस एसेट को लाया था, मैंने 40 महीने इस एसेट का इस्तेमाल कर लिया है। तो आप कहोगे सर 60 में से 40 महीने हमने इस्तेमाल कर लिया है, तो इतना आईटीसी आप रख सकते हो, मतलब 9000 के रिलेशन में 40/60 ये बनेगा आपका 6000 रुपए। तो मतलब 6000 आपका एलिजिबल आईटीसी है। इसके अलावा जो बच गया वो रिवर्स कर दो, या बैलेंस लाइफ देख लो। अगर आपने 40 मंथ यूज किया है तो क्या 20 मंथ की लाइफ बाकी थी या नहीं? अभी 20 महीने और बाकी थे, तो आपको इतना ही आईटीसी जो है प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जितनी लाइफ बाकी है। तो 3000 रुपए आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना जब गवर्नमेंट की देने की बारी आती है तो गवर्नमेंट कहती है 5% पर क्वार्टर का काट लो, और जब गवर्नमेंट आपको आईटीसी वापस मांगती है तो कहती है भाई रखने के लिए मंथली हिसाब बनाओ। ठीक है, तो गवर्नमेंट देते टाइम 5% पर क्वार्टर का काट के बचा हुआ बैलेंस आपको आईटीसी क्लेम करने देती है, बट जब आपके रिवर्सल की बारी आती है तो कहते हैं मंथ में हिसाब देखो कितने महीने आपने यूज कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस टाइप से आपको जो है कैलकुलेशन करनी होती है। ये मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कैपिटल गुड्स को बेच देते हो। ऑल्दो आप कैपिटल गुड्स यूज करने के लिए लाते हो, बेचने के लिए नहीं लाते, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय यूज करने के बाद आप अपने उस कैपिटल गुड्स को, एसी को, फर्नीचर को, या जो भी आपकी कैपिटल एसेट है जिसपे आपने आईटीसी क्लेम किया था उसे आप बेच देते हो। तो गवर्नमेंट कहती है आपको दोनों में से जो हाइयर बनेगा ना वो पे करना पड़ेगा। क्या? या तो आपने जितने में बेचा है, जो वैल्यू है सेल की कैपिटल गुड्स की, उस सेल वैल्यू के ऊपर जो टैक्स बना है वो, लाइक मान लीजिए मैंने एसी पहले 50,000 में खरीदा था बट आज 20,000 में बेचा है, तो 20,000 का 18% 3600 रुपए। या फिर जैसे ऊपर हम प्रोपोर्शनेट कर रहे थे वैसे जो भी हाइयर हो वो पे कर देना। लाइक मान लीजिए इसी केस में देखते हैं, ये एसी मैंने 40 महीने पहले खरीदा था, तो प्रोपोर्शनेट सिस्टम से 3000 आईटीसी रिवर्स करना बनता है। प्रोपोर्शनेट सिस्टम से 3000 आईटीसी रिवर्स करना बनता है, बट एक्चुअल में मैंने एसी को बेचा है 20,000 रुपए में, तो इसका 18% बनेगा 3600। तो गवर्नमेंट कहेगी भाई जो भी हाइयर बनता है वो पे कर दो। अब रिवर्सल प्रोपोर्शनेट आईटीसी 3000 बनता है, बट जो आउटपुट टैक्स बन रहा है इस पे वो 3600 बन रहा है। तो गवर्नमेंट कहेगी जो हाइयर है, यानी कि आपको ये 3600 रुपए रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो बात समझिए, जब आप किसी भी कैपिटल एसेट को बेच देते हो तो या तो उसका आउटपुट या जो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल, दोनों में से जो हाइयर बनता है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और इस पर्पस से भी लाइफ को आपको 60 मंथ में मानना है और मंथ में ही पूरी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलो, तो ये था मेरा सेकंड केस जब मैं एग्जिट करने की बात करता हूं। अब इसमें भी क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले जो आईटीसी आप रिवर्स करोगे, देखो दोनों केस में आपको कुछ पे करना है गवर्नमेंट को, तो पहले आप अपने क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से मुझे 1 लाख का जीएसटी गवर्नमेंट को रिवर्स करके पे करना है, उसमें से 70,000 मेरे क्रेडिट लेजर में ऑलरेडी है, तो 70,000 तो मैं वहां से उठा लूंगा और रिवर्स कर दूंगा। बैलेंस 30,000 शुड बी पेड इन कैश। उसके बाद जो भी आपका रिवर्सल होता है वो आपकी आउटपुट टैक्स बन जाती है। जब भी आप बिजनेस बंद करोगे या जो भी आप स्विचिंग कर रहे हो तब वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पार्ट बन जाती है। ठीक है, बट इन एनी केस आप चाहे उसे आउटपुट टैक्स मान के करो, चाहे आईटीसी रिवर्स कर दो, गवर्नमेंट ने कहा हमें दोनों में से किसी में भी ऐतराज नहीं है, हमें तो दोनों केस में आपको टैक्सेस मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा सेकंड केस जहां पे मैं जो टैक्स पेइंग स्टेटस है वो छोड़कर जा रहा हूं। अब कुछ मिसलेनियस केस लाइक ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। गवर्नमेंट आपको आईटीसी ट्रांसफर करने की भी परमिशन देता है। अगर मान लो मेरे जीएसटी नंबर पे बहुत सारा आईटीसी है, मेरे दोस्त के जीएसटी नंबर पे आईटीसी नहीं है, वो कह रहा है यार तेरे पास स्पेयर पड़ा है तो अपना आईटीसी मेरे को बेच दे, मेरे से पैसे ले लेना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक जीएसटी नंबर में आईटीसी एक्सेस है, दूसरे में उसकी कमी है, तो आप ये नहीं कह सकते भाई मेरे को तेरे वाला आईटीसी ट्रांसफर कर दे। ये कोई अकाउंट में पड़ा बैंक बैलेंस नहीं है जिसे आप कभी भी ट्रांसफर कर लो। कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां पे आपको लॉ जो है वो अलाउ करता है कि आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो।
तो वो कौन कौन से केसेस हैं? नंबर 1, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन बदला है, लाइक एज अ गोइंग कंसर्न पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो गया, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, अमलगमेशन हो रहा है, डिमर्जर हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इन सब केसेस में आपका बिजनेस पुराने वाले पर्सन से निकल के एक नए पर्सन के हाथ में जा रहा है, तो मतलब पूरा बिजनेस जाएगा तभी आईटीसी जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो पुराना व्यक्ति है जिसके पास बिजनेस था, वो अपनी जीएसटी में लॉगिन करके एक फॉर्म फाइल करेगा, कहेगा मैं अपना सारा बैलेंस इसको देना चाहता हूं बिकॉज मेरा बिजनेस अब खत्म हो जाएगा, अब मेरी जगह पे ये बिजनेस करेंगे। तो ट्रांसफरर जो है वो अपना एक फॉर्म भरेगा प्रेस्क्राइब फॉर्म पोर्टल पे जाके, जो ट्रांसफ्री की आईडी में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। अब ट्रांसफ्री इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आने दो, जीएसटी जो आ रहा है मैं इस व्यक्ति का बिजनेस आगे से कंटिन्यू करूंगा, तो उसका जो सारा आईटीसी है ट्रांसफरर का वो आईटीसी के पास चला जाएगा एज इट इज। ठीक है, चलिए, तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी लाइंग इन क्रेडिट लेजर शेल बी ट्रांसफर्ड प्रोवाइडेड देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी। ये होना बहुत जरूरी है, याद रखना कि आप जब बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो सामने वाले को एसेट और लायबिलिटीज दोनों चीज ट्रांसफर कर रहे हो। इसका मेन मुद्दा गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा बताया है कि अगर आप लायबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हो, ये एग्रीमेंट में है, तो ही हम आईटीसी ट्रांसफर करने देंगे। बिकॉज कल को अगर आपका फेक आईटीसी निकलाया या कोई भी ऐसा अमाउंट निकला है जो हमें रिकवर करना हो, तो पुराने वाला व्यक्ति ना मिले तो कम से कम नए वाले से तो रिकवर कर सके कि भाई तुमने उनसे आईटीसी लिया। तो बेसिक आइडिया ये कि लायबिलिटीज भी जानी चाहिए नए व्यक्ति के पास, अदरवाइज कल को वो कह देगा देखो मेरा तो एग्रीमेंट है कि मैं लायबिलिटीज नहीं लूंगा, कोई भी सिर्फ एसेट लूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, अगर आप ट्रांसफर करवाते हो सारी लायबिलिटीज को तो ही हम आईटीसी लेने देंगे, कल को निकल आया तो हम तुमसे ले तो लेंगे कम से कम। ठीक है, चलिए, इवन ओनरशिप चेंज होती है बिकॉज ऑफ डेथ, तो भी आप ये सेम काम कर सकते हो। इन सब केसेस में आप जो है सामने वाले को आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरी बात, जब डिमर्जर होता है, डिमर्जर होता है एक बिजनेस के दो या दो से ज्यादा टुकड़े कर देना। तो ऐसे केसेस में ए लिमिटेड था और उसकी 3 कंपनी बन गई बी सी डी, तो आईटीसी एक किसको देगा? द आंसर इज आईटीसी तीनों कंपनीज को मिलेगा, बी को भी, सी को भी, डी को भी। मैंडेटरी है, आपको आईटीसी तीनों को ट्रांसफर करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ एसेट। लेट्स से ए की एसेट 100 रुपए की थी, उसने 40 की एसेट ए को बी को दिए, 30 की सी को दिए, 30 की डी को दिए, तो 40-30-30 के रेशियो में उन्होंने एसेट बांटी है। तो आईटीसी जो एसेट है वो भी 40-30-30 के रेशियो में तीनों एंटिटीज में बट जाएगी। तो डीमर्जर में सिनेरियो ये रहता है कि आईटीसी प्रोपोर्शनेटली इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरी बात, आप अपना आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो ऑन ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन अ स्टेट। यानी हम बात कर रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन की। मतलब मान लीजिए मैंने महाराष्ट्र में मुंबई में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मैंने महाराष्ट्र में मुंबई में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ठीक है, अब मैं एक नया रजिस्ट्रेशन लेने की सोच रहा हूं पुणे में, तो यहां से मुंबई से पुणे में कुछ एसेट्स ट्रांसफर की जाएंगी जो आपका नया रजिस्टर्ड पर्सन है उसके पास, कि भाई तुम वहां पे बिजनेस कर सको। लेट्स से फर्नीचर पड़ा है मुंबई वाले बिजनेस के पास, स्टॉक पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि पुणे में हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे केसेस में जो नया रजिस्टर्ड पर्सन है ये आपके मुंबई वाले रजिस्टर्ड पर्सन का ही भाई बंधु है, या मैं कहूँ उसी जीएसटी नंबर उसी पेन पे है, तो इनको हम डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं। सेम पेन पे अगर आपने सेम स्टेट के अंदर 2 जीएसटी नंबर ले लिए तो दीज आर नोन एज डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ऐसे में आप मुंबई रजिस्ट्रेशन से आईटीसी पुणे रजिस्ट्रेशन में भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगेन ये जो ट्रांसफर होगा ये वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। लेट्स से मुंबई के पास 100 की एसेट थी, देन उस 100 में से 40 की एसेट आपने पुणे को ट्रांसफर कर दिया, तो 40% ऑफ आईटीसी भी आप पुणे वाले ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते हो। रजिस्टर्ड पर्सन कैन ट्रांसफर आईटीसी लाइंग इन क्रेडिट लेजर ऑल और न्यू रजिस्ट्रेशन इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैल्यू ऑफ एसेट की रेशियो में ये किया जाएगा। बस ध्यान क्या रखना, यहाँ पे विद इन द सेम स्टेट की बात की जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन लोगे तो हम वहां भी ट्रांसफर करने देंगे, सेम स्टेट में हम करने देंगे, ऐसा यहाँ पे लॉ ने परमिट आपको किया है। तो सेक्शन 18 में आईटीसी ट्रांसफर करने के सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं। यूजुअली एक जीएसटी नंबर से आईटीसी दूसरे जीएसटी नंबर पे नहीं जा सकता, ये रेयर केसेस है जहां पे आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब कुछ याद रखने वाली बातें,
पहला, वैल्यू ऑफ एसेट शेल इंक्लूड ऑल द एसेट्स। ऊपर हम जब कह रहे थे डिमर्जर में वैल्यू ऑफ एसेट का जो है रेशियो लेना है, सिमिलर वे में डिस्टिंक्ट पर्सन्स में ट्रांसफर के टाइम पे वैल्यू ऑफ एसेट का रेशियो लेना है। तो मेरे पास 4 एसेट्स हैं, 3 पे मैंने जीएसटी क्लेम लिया था और 1 पे मैंने नहीं लिया। जब मैंने खरीदी थी तो 4 चीजें खरीदी थी, 3 का आईटीसी मुझे मिला था, चौथे का नहीं मिला था। तो क्या वैल्यू ऑफ एसेट में 3 जिनका आईटीसी मिला था उन्हें लेना है, या जिन एसेट्स पे आईटीसी नहीं क्लेम हुआ उनको भी इंक्लूड करना है? तो लॉ ने कहा सारी एसेट लेनी है, चाहे उनपे कभी आपने आईटीसी क्लेम किया था या नहीं। रेशियो देखते टाइम ऑल एसेट शुड बी इंक्लूडेड वेदर यू हैव क्लेम्ड आईटीसी ऑन देम और नॉट। दूसरी बात, दोनों केस में ट्रांसफर एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म फाइल करता है, वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जो है वो ट्रांसफरी जब एक्सेप्ट करता है तो ही उसे आईटीसी मिलता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये मेरा थर्ड सिनेरियो था जहां पे आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन बातों के बारे में बताया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये भी सेक्शन 18 में बताया गया है कि क्या सीक्वेंस रहेगा। देखो 3 टाइप का आपका जो है जीएसटी होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब गवर्नमेंट ने इनके यूटिलाइजेशन के लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं, ठीक है। ये रूल आपने ऑब्वियस है पहले भी पढ़े होंगे बिकॉज आप अभी रिवीजन कर रहे हो, बट फिर भी अगेन डिस्कस करते हैं कि इनका कैसे जो है वो यूटिलाइजेशन होता है। सबसे पहले देखिए, आईजीएसटी जो होता है वो आपका सेंटर का टैक्स होता है, इसलिए वो फ्रीली अवेलेबल होता है, आप कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सी और एस पे कुछ लिमिटेशंस हैं और आई एकदम फ्री है। तो गवर्नमेंट ने कहा पहले इस फ्री वाले को खत्म करो। तो सबसे पहले आपको आईजीएसटी का इनपुट यूज करना होता है। अब ये आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट को पे करने के लिए यूज होगा। आईजीएसटी का इनपुट सबसे पहले आईजीएसटी के आउटपुट को यूज होगा पे करने के लिए, और फिर कुछ बच जाए तो आप आईजीएसटी के इनपुट से चाहे सीजीएसटी का आउटपुट पे कर दो चाहे एसजीएसटी का, वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। मतलब आईजीएसटी का आईटीसी पहले आईजीएसटी के आउटपुट के केस में, देन एसजीएसटी के आउटपुट में या सीजीएसटी के आउटपुट में, या उनको उल्टा भी किया जा सकता है, पहले सी और बाद में एस। ये आपको लॉ परमिट करता है, बट याद रखना पहले आईजीएसटी का आईटीसी खत्म करो। जब आईजीएसटी का आईटीसी खत्म हो गया तो फिर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी यूज कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, पहले हमेशा अपने घर में यूज करेंगे, पहले अपने घर को भरो, पड़ोसियों की बाद में देखना। तो सी का पहले सीजीएसटी के आउटपुट को पे करने के लिए इस्तेमाल होगा, और एस का पहले एसजीएसटी के आउटपुट को पे करने का इस्तेमाल होगा, और फिर कुछ बच जाए तो आप सीजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हो आईजीएसटी के आउटपुट को पे करने के लिए, और सिमिलर वे में एसजीएसटी का भी इस्तेमाल कर सकते हो आईजीएसटी के आउटपुट को पे करने के लिए। बट ये दोनों आपस में नहीं हो सकते, सी और एस आपस में नहीं हो सकते, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट यूज करना है अगेंस्ट आईजीएसटी आउटपुट, कुछ बच जाए तो सी और एस आपकी मर्जी। फिर मुझे सीजीएसटी इनपुट का इस्तेमाल करना है अगेंस्ट सीजीएसटी आउटपुट, और एसजीएसटी का इनपुट यूज करना है अगेंस्ट एसजीएसटी आउटपुट। फिर भी कुछ बच जाए तो आप इन्हें आईजीएसटी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना, देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। आप आईटीसी के वे में याद रखिए, आप आउटपुट को मत फोकस कीजिए, आप आईटीसी के फॉर्म में याद रखिए। सबसे पहले आईजीएसटी का इनपुट, आईजीएसटी का इनपुट किसी के भी साथ यूज हो सकता है, बट सबसे पहले खुद के घर में हम काम पूरा करेंगे, मतलब आई का इनपुट आई का आउटपुट। फिर सर फिर फ्री हो, चाहे आप सी की मदद करने चले जाना, चाहे आप एस के घर को भरने चले जाना, हम आपको नहीं रोकेंगे। मतलब आई वाले पहले सी की हेल्प करने जा सकते हैं, उनका टैक्स पे करवाने जा सकते हैं, या पहले एस का टैक्स पे करवाने जा सकते हैं। ये आई की मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक करे आप वैसा कर सकते हो। उसके बाद सी का इनपुट पहले खुद का घर भरेगा यानी कि सी के अगेंस्ट में, और फिर वो आई की हेल्प करने चला जाएगा, वो एस के पास कभी नहीं जाता। और ऐसे ही एस, ये आपस में दोनों लड़के बैठे हैं, एस भी कभी सी के पास नहीं जाएगा, पहले खुद की हेल्प करेगा, खुद के घर में देखेगा और फिर दूसरे के घर में देखेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आईजीएसटी का आउटपुट है यानी आई की हेल्प करने की बात आएगी तो हमेशा पहले सी आएगा, यानी आईजीएसटी का आउटपुट पे करने के लिए हमेशा पहले आप सीजीएसटी का इनपुट यूज करोगे। अगर सीजीएसटी इनपुट में कुछ नहीं बचा देन ही आप एसजीएसटी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है, यही बातें यहाँ पे भी लिखी गई है। पहले आईटीसी ऑफ आईजीएसटी एग्जॉस्ट होगा, और सीजीएसटी का आईटीसी पहले यूज होगा टू पे आउटपुट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है।
क्योंकि आई और सी रिश्तेदार है, वो ज्यादा करीबी है, तो पहले सी का ही काम बनता है, हिसाब बनता है आई की हेल्प करने का। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा इस चैप्टर में दो रूल्स और हैं जो हमें कवर करने हैं, वन इज 86A एंड अदर वन इज 86B। ठीक है, अब इन रूल में क्या बताया गया, दोनों ही आईटीसी के यूज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां लगाते हैं, बट क्या लगाते हैं देखिए। सबसे पहले रूल 86A कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ आईटीसी। हम आपके आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और यूज नहीं करने देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? आपका आईटीसी पड़ा है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का क्रेडिट लेजर में और गवर्नमेंट कह रही है यूज नहीं करने देंगे। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करेगी और कब करेगी? देखिए, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स पे करने के लिए या रिफंड के लिए हम आपको नहीं लेने देंगे, कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। ये रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? कमिश्नर या उसके द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर। कब लगाएगा? अगर इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, उसे शक है। क्या शक है? कि जो आईटीसी है ना वो आपने गलत तरीके से लिया है, फ्रॉडलेंट तरीके से लिया है, या आप एलिजिबल ही नहीं थे। तो रूल 86A कहता है अगर आपके ऑफिसर को यानी कमिश्नर को या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर को लगता है कि आपने झूठा आईटीसी लिया है तो आपके आईटीसी को रोक सकता है, आपको आईटीसी क्लेम करने से रोक सकता है। उसे ये शक कब कब हो सकता है या कौन कौन से रीजन में वो ऐसा करेगा? पहला, अगर उसे लगता है जो आपने आईटीसी क्लेम किया है, उस आईटीसी को क्लेम किया है, जिस आईटीसी को आपने क्लेम किया है उसके इनवॉइसेस एक ऐसे बंदे ने, एक ऐसे सप्लायर ने इश्यू किए थे जो नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि एक फेक डमी सप्लायर से आपने बिल ले रखे हैं और एक्चुअल में ऑब्वियस है अगर सप्लायर नहीं है तो सप्लाई भी फेक होगी। या फिर पता चलता है कि जो सप्लायर था वो उस जगह पे नहीं मिला जहां से उन्होंने दिखा रखा है कि वो बिजनेस करता है। एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स से ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से गुड्स खरीदे। ए ने बी से गुड्स खरीदे हैं 5 लाख रुपए के, जिसके ऊपर 18% यानी कि 90,000 का जीएसटी भी बनता है। तो टोटल वैल्यू बन गई 5,90,000। अब आपने इस 90,000 का यानी ए ने इस 90,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया होगा, वैलिडली परचेज किया। अब लॉ क्या कहता है, अगर हमें पता चला कि बी इज अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन, बी तो कोई है ही नहीं, या फिर बी है तो सही बट जहां पे उसने बता रखा था कि ये मेरा पीपीओ भी है, हम वेरिफिकेशन करने गए तो मिला ही नहीं, तो ए का आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। अब आप सोचिए कितना आपको ये प्रोविजन ड्रैकोनियन लगेगा कि गलती सप्लायर की है, सप्लायर नहीं मिल रहा तो आपके रेसिपिएंट का आईटीसी रोक दिया, इवन दो उसने सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस पूरी कर दी है, उसके बाद भी गवर्नमेंट आपका आईटीसी रोक सकती है। तो यहां पे आपका ये 90,000 का आईटीसी गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, पता चला कि आपका जो सप्लायर है वो भाग गया है, वो आपका जो है वो नहीं मिला, तो एक आईटीसी रोक दिया जाएगा। इवन कई केसेस में ऐसा प्रैक्टिकली भी हुआ है, किसी सप्लायर ने जिससे आपने गुड्स खरीदे 2018-19 में, 23-24 में वो फ्रॉड करके भाग गया, जब उसे ढूंढा गया तो नहीं मिला। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई 18-19 से जिसने भी इससे माल खरीदा सबका आईटीसी रोक दो। मे बी शायद बी लिमिटेड पिछले 5 सालों में जेन्युइन काम कर रहा था, इस साल ही वो जो है वो फ्रॉड करने लगा था, तो आपकी परचेज तो जेन्युइन थी बट स्टिल आपका आईटीसी रोक दिया जाएगा। मतलब अगर बी लिमिटेड ने कोई गड़बड़ की तो उसका जो खामियाजा है वो ए लिमिटेड भुगतेगा जो उसका बायर है। दूसरा, आपने कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव ही नहीं किया उसके बाद भी आईटीसी क्लेम कर लिया, दैट मींस फेक इनवॉइसिंग। एंड लास्ट वन, गवर्नमेंट को पता चला कि आपने आईटीसी जिन गुड्स का क्लेम किया हुआ है या जिस सर्विसेज का आपने आईटीसी क्लेम किया हुआ है एक्चुअल में उसका टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट को नहीं दिया, ट्रांजैक्शन तो 1 में शो कर दिया बट 3B के थ्रू टैक्सेस नहीं भरे हैं, तो आपके आईटीसी को अगेन रोका जा सकता है। सिमिलर वे में रेसिपिएंट इज नॉन एग्जिस्टेंट, जो रेसिपिएंट है, अब ऊपर सप्लायर नॉन एग्जिस्टेंट था, बी नॉन एग्जिस्टेंट था, अगर मौके पर ए लिमिटेड जो है नॉन एग्जिस्टेंट या डमी पर्सन या फेक पर्सन मिलता है या जहां पे उसने डिक्लेयर्ड प्लेस दे रखी थी वहां पे नहीं मिला तो ए का आईटीसी रोका जा सकता है। इस बार खुद की गलती के लिए खुद का आईटीसी ब्लॉक किया जा रहा है। या फिर आपके पास टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट नहीं मिले और फिर भी आपने क्लेम कर रखा था आईटीसी, मतलब आपके पास सपोर्टिंग एविडेंसेस नहीं है एंड आईटीसी क्लेम कर रखा है, तो अगेन आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बट ध्यान रखना इन सब केसेस में
आपका जो आईटीसी रोका जाएगा वो अप टू 1 ईयर ही रोका जा सकता है, बिकॉज ये सस्पेंशन है फॉर टेम्परेरी पर्पसेस। 1 साल हो गया, गवर्नमेंट को या तो ऑर्डर निकाल देना चाहिए कि भाई ये गलत है और आप इसे रिवर्स करो, या फिर आप उसका जो है वो रेस्ट्रिक्शन हटा दो। देखिए ये जो 86A लाया गया था, ये बेसिकली इस पर्पज से लाया गया है कि जब कोई व्यक्ति जो है डिपार्टमेंट को लगता है, शक है कि इसने फेक आईटीसी क्लेम कर रखा है और लगता है कि इंक्वायरी करेंगे, जब तक पता चलेगा तब तक ये जो है और बहुत सारा फ्रॉड कर देगा, तो गवर्नमेंट टेम्परेरी तौर पर उनका आईटीसी ब्लॉक कर सकती है कि चलो तुम करते रहो, जो करना है, तुम्हारा आईटीसी तो हमने रोक दिया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो किसी और को वो पास ऑन ना कर दे, वो रोकने के लिए आप इसके प्रोविजन बनाया है। तो 1 साल के लिए रोक दिया है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अब आप 1 साल के अंदर अंदर जो भी केस करना चाहते हो, जो भी चेकिंग करना चाहते हो, चेक करो। तो या तो सामने वाले को बोलो कि ऑर्डर दे दो कि आईटीसी रिवर्स करो, या फिर आप जो है सामने वाले का आईटीसी जो है वो फ्री कर दो, उसके ऊपर लगाई गई रेस्ट्रिक्शन को हटा दो। तो 1 साल का समय दिया गया अंडर रूल 86A। डिपार्टमेंट को 1 साल का समय दिया गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट रूल पर, रूल 86P। ये पहले भी हमारे सामने आया था जब हम रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। प्रॉपर ऑफिसर आपका जीएसटी कैंसिल कर सकता है अगर आपने रूल 86B फॉलो नहीं किया। अब ये रूल 86B है क्या? सबसे पहली बात, रूल 86B बनाया गया था जो फेक बिलिंग करते हैं उनके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक बिलिंग करते हैं जस्ट आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए। तो वो लाखों करोड़ों के, लाखों में भी नहीं कहूंगा, करोड़ में बिल बनाए जाते हैं और आईटीसी आगे से आगे पास ऑन किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम इसके लिए एक सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी मंथली सेल, मैं क्या कह रहा हूं, मंथली सेल, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की मंथली सेल, वो भी टैक्सेबल वाली, एक्सपोर्ट और एग्जम्प्ट सप्लाई को छोड़कर अगर आपकी सेल 50 लाख से ज्यादा है, तो आप पे ये रूल 86B लगेगा। यानी 86B सिर्फ उन लोगों पर लगेगा जिनकी टैक्सेबल मंथली सेल 50 लाख से ज्यादा है। तो बड़े बिजनेसमैन हो गए, महीने का 50 लाख से ज्यादा का माल बेच रहे हैं, तो साल का 6 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया, तो ये बड़े बिजनेसमैन है। अब इन्हें क्या बोला गया, भाई आप जब अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करो, यूजुअली फेक बिलिंग वाले क्या करते हैं, आगे से आगे बिल पास ऑन करते हैं और अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए जो आईटीसी पड़ा होता है वो सारा यूज कर लेते हैं। बट गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, बोला एक काम करते हैं, 99% इन्हें यूज करने देते हैं आईटीसी, 1% कैश में भरवा लेते हैं। 1% जो इनका टैक्स बनेगा वो इन्हें कैश में पे करना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, जो सिर्फ फेक बिलिंग के लिए आगे से आगे बिल बनाते हैं, तो मान लो ए ने बी के पास 10 करोड़ का बिल बनाया, लेट से 10 करोड़ के ऊपर टैक्स बन गया 1 करोड़ 80 लाख, 18%। तो अब मिस्टर ए को, इवन दो उसके पास आईटीसी लंबा चौड़ा बहुत पड़ा होगा, स्टिल उसे जब 1 करोड़ 80 लाख का टैक्स पे करना होगा, तो 1% यानी कि 1,80,000 रुपए, 1 करोड़ 80 लाख आपको टैक्स पे करना है, तो यहां पे 1% यानी कि 1,80,000 रुपए उसे खुद के जेब से भरना पड़ेगा। अब वही बी ने सी को दिया है, तो सेम सिचुएशन बी के लिए बन जाएगी, उसे भी अगेन 1.5-2 लाख रुपए कैश में भरना पड़ेगा। और अगर ये चैन 5-10 लोगों के बीच में चल रही है, तो हर स्टेज पर 1.5-2 लाख रुपए आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो जो फेक बिलिंग की चेन चलाते हैं, उन्हें हर स्टेज पर 1.5-2 लाख रुपए कैश में पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एट द एंड तक शायद उन्हें 10-15 लाख रुपए कैश में ही भरना पड़ जाए। तो गवर्नमेंट ने देखा इस टाइप से जब उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उन्हें ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस में या फेक आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए, तो ये अपने आप ही डिमोटिवेशन हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो इस पर्पज से प्रोविजन लाया गया था कि क्या, अगर आपकी मंथली सेल 50 लाख से ज्यादा है, टैक्सेबल सेल, तो आपको आपकी लायबिलिटी का 1% जो आउटपुट टैक्स बनता है उसका 1% एटलीस्ट कैश में देना पड़ेगा। बाकी 99% आईटीसी से पे कर दो, लेकिन 1% तो आपको कैश में पे करना पड़ेगा। और याद करना, जब 1% की हम बात करें तो आरसीएम वाली लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे, वो तो कैश में देनी ही होती है। जो नॉन आरसीएम लायबिलिटी है, जो नॉर्मल आउटपुट लायबिलिटी होती है, हम उनकी बात करें, उनका आपको 1% कैश में पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर यहां पे गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इस प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया है। देखो, ये प्रोविजन बनाया गया उन लोगों के लिए जो फ्रॉड करते हैं, जो फेक बिलिंग करते हैं, जो फेक आईटीसी पास ऑन करते हैं। तो ऐसे लोग जो गवर्नमेंट को पता है भाई ये फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उन्हें गवर्नमेंट ने 86B की एप्लीकेबिलिटी से एग्जम्प्ट कर दिया। अब वो कौन कौन है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन खुद, यानी कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पर्सन है जो खुद, या अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो सोल प्रोप्राइटर,
या एचयूएफ के केस में कर्ता, या एमडी कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर, या पार्टनरशिप फर्म में उसके दो पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अगर ये पिछले 2 सालों में लगातार, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जिनकी आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वो जा चुकी है, उन 2 सालों में उन्होंने अपने रिटर्न फाइल करते टाइम 1 लाख से ज्यादा टैक्स पे किया हुआ है, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अब आपको सर ऐसा क्यों किया? जीएसटी के प्रोविजन से एग्जम्पशन दी जा रही है जस्ट बिकॉज आप इनकम टैक्स भर रहे हो। गवर्नमेंट ने कहा जो फेक बिलिंग वाले होते हैं ना, वो टैक्स नहीं देने में विश्वास रखते, वो बस बिल से बिल आगे घुमाते रहते हैं, जितनी सेल होती है उतनी ही टिपिकली परचेज दिखाते हैं और आपके प्रॉफिट्स को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा ले आते हैं, जहां पे वो ना बराबर टैक्स भरते हैं। अगर आप 1 लाख से ज्यादा का टैक्स भर रहे हो, मतलब आप जेन्युइन टैक्स पेयर्स हो, तो आप 1 लाख जितना टैक्स अगर भर रहे हो, तो गवर्नमेंट कहती है अब आप फेक बिलिंग वाले नहीं हो, अब आप जेन्युइन टैक्स पेयर्स होंगे। तो हेंस अगर आप 1 लाख से ज्यादा का टैक्स आपने दोनों सालों में भरा है, तो ओके है, आपको हम जो है ये प्रोविजन लगाने से छूट देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने पिछले साल 1 लाख से ज्यादा का जीएसटी रिफंड लिया है, वेदर ऑन एक्सपोर्ट और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, अगेन जब रिफंड मिलता है तो सब कुछ चेक होके ही मिलता है। तो अगर आप जीएसटी में रिफंड लेने वाले व्यक्ति हो, तो ऑब्वियस है आप कोई जेन्युइन पर्सन ही होंगे, तो हेंस अगेन हम आपको जो है ये प्रोविजन लगाने से एग्जम्प्ट कर रहे हैं। तीसरा, अगर आपने करंट ईयर में ऑलरेडी क्यूमुलेटिवली देखे तो 1% ऑलरेडी पे कर दिया है, तो फिर अगेन आपको जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब मान लीजिए पहले 6 महीने में मेरी टोटल सेल बनी 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए की सेल बनी है, और ऑलरेडी पहले 5 महीने में मैं ऑलरेडी जो है ये मान लो 2.5 करोड़ की सेल है और उस पर 18% टैक्स है, तो 2.5 करोड़ की सेल पे 18% टैक्स बन के आता है 45 लाख रुपए, और पहले 5 महीने में मैं ऑलरेडी 75,000 रुपए कैश में पे कर चुका हूं। शायद मैंने पहले ही महीने भर दिया हो या दूसरे महीने में भर दिया हो, बट 75,000 रुपए मैं ऑलरेडी कैश में भर चुका हूं। तो वैसे 2.5 करोड़ के ऊपर 18% 45 लाख बनता है, और 45 लाख का 1% निकालूं मैं तो सिर्फ 45,000 बनता है। तो मैंने तो ऑलरेडी 75,000 भरा हुआ है, तो जो अप टू डेट मेरी सेल है उसका जो 1% बनता है, मतलब टैक्स का 1% बनता है, वो मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है। याद रखना, सेल का 1% नहीं है, टैक्स का 1% है। तो अगर 2.5 करोड़ की सेल है, 18% टैक्स है, तो उसका टैक्स बना 45 लाख। इस टैक्स का 1% यानी 45,000 रुपए। क्या इतना आपने अप टू डेट कैश में भर दिया है? द आंसर इज यस। तो अगेन प्रोविजन से आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। एंड लास्ट केस, ये प्रोविजन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयूज, लोकल अथॉरिटीज और स्टैट्यूटरी बॉडी पे नहीं लगता, अगेन क्योंकि ये फेक बिलिंग में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये था हमारा आईटीसी का केस, जहां पे आपको 99% लायबिलिटी आईटीसी से और बाकी 1% कैश से पे करनी पड़ती है, रूल 86 बी में कहा गया। तो इसके साथ हमारा आईटीसी का टॉपिक पूरा हो गया। सेक्शन 16, 17, 18 तीनों हमारे कवर हो गए हैं। तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी अब हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो सिंगल क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम रिटर्न्स और सप्लाई का टॉपिक भी अगले 3, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर कवर कर देंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्वेश्चन की, बिकॉज मैं मान के चलता हूँ 8 से 10 नंबर की वेटेज इस चैप्टर की इन एनी केस जरूर रहेगी। ठीक है, चलिए।